वेलकम टू जोश एजुकेशन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु। इसमें हाफ चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी और बाकी के कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। सॉरी ये वीडियो लेट डालने के लिए, एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, बट आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछली वीडियो में जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन की थी उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया है कि एनोडीकरण नहीं पता है, समझ में नहीं आया या एनोडीकरण क्या होता है। तो बेटा जिनको भी समझ में नहीं आया मैं उनको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। एनोडीकरण क्या होता है कि कोई भी मेटल है अगर वो रिएक्टिव होती है तो आपको पता है कि जितनी भी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं उनका ऑक्सीडेशन होता रहता है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं और उस पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद होता है, लेकिन कभी कभी हम खुद से ऑक्साइड की एक लेयरिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर, किसी भी धातु के ऊपर, जिससे कि उसमें अब करोजन ना हो। क्योंकि ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी अगर एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी तो उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम ज़्यादातर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम में हम क्या करते हैं, हम खुद से ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि उसका आगे करोजन ना हो, उसमें और संक्षारण ना हो, हमारी धातु खराब ना हो, इसलिए हम उस पर ऑक्साइड की एक लेयरिंग करवाते हैं। इसी प्रोसेस को एनोडीकरण कहते हैं, इंग्लिश में एनोडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग। हाँ, तो ये आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था हम ये पढ़ रहे थे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये हमने पढ़ लिए थे। और आज हमें पढ़ना है धातुओं की प्राप्ति। धातुएं क्या होती हैं, इनकी प्राप्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक मिनट। जी अब हमें पढ़ना है धातुओं की प्राप्ति, ये हमारा टॉपिक है। तो धातुओं की प्राप्ति में बेटा सबसे पहले एक टॉपिक लिखा हुआ है खनिज। ठीक है, कि खनिज क्या होता है। तो खनिज को आप सुनेंगे ध्यान से। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों और धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं ज़मीन के अंदर, है ना। और बहुत सारे धातु यौगिकों के रूप में मिलती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलके जो यौगिक बनाती हैं, या तो वो तत्वों के रूप में मिलेंगे आपको या आपको यौगिकों के रूप में मिलेंगे, तो इन्हीं को खनिज कहते हैं। ठीक है, तत्वों के रूप में कौन मिलेगा, जो कम रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा क्रियाशील नहीं है वो सिंगल सिंगल मिलेगा तो वो तत्वों के रूप में मिलेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सिंगल रह नहीं सकते तो वो यौगिक की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पृथ्वी के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका अयस्क। अयस्क क्या है बेटा, खनिज तो है, ठीक है, खनिज है जो भी जिसमें भी धातु पाई जाएगी या किसी भी धातु की यौगिक पाए जाएंगे उन्हें खनिज कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अयस्क क्या होता है, वो खनिज जिसमें कोई एक धातु थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है जिससे कि हम उसको निकाल पाएँ। मतलब आपके पास एक खनिज है जिसमें कोई चीज़ 40% है और कोई चीज़ 20% है, या कोई चीज़ 20% है और कोई चीज़ 30% है या 50% है। तो जो ज़्यादा जिसका परसेंटेज होता है और जिसको निकालना ज़्यादा सरल होता है, इसे हम उसका अयस्क कहते हैं। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए अब इतना सुन लीजिए कि जो खनिज है ना, वो खनिज जिसमें कोई भी एक धातु विशेष अवस्था में या प्रचुर मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना सरल होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियता श्रेणी में
निचली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप सक्रियता श्रेणी में जाएंगे वैसे वैसे जितने नीचे हम जाते जाएंगे वह जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। आपको निमोनिक याद होगा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। और उसके बाद में लास्ट में आता है कॉपर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे बहुत लेस रिएक्टिव, ये एक तरह से लगा लो इनको अनरिएक्टिव चीज़ मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, जो सक्रिय श्रेणी में जो नीचे धातुएं पाई जाती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में भी वही है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर और सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में कभी कभी पाए जाते हैं। जो इनके अयस्क होते हैं वो सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्रिय श्रेणी में जो मध्य में उपस्थित धातुएं हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। उनके जो अयस्क हैं वो इनके कंपाउंड्स के रूप में मिलेंगे, यौगिकों के रूप में मिलेंगे। किनके? सल्फाइड के, ऑक्साइड के और कार्बोनेट के, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है जिंक, आयरन और लेड, तीनों आपको दिए हुए हैं। उसके बाद अधिक क्रियाशील धातुएं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो स्वतंत्र रूप से मिल ही नहीं सकती, है ना। मैंने भी आपको बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना के ही रखेगा। तो उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। अब बेटा गैंग क्या होता है? गैंग क्या होता है? जो खनिज जो हम मिट्टी से निकालेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी मिट्टी भी आएगी, रेत भी आएगा और भी सारी चीज़ें आएंगी, मोटी चीज़ें जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे गैंग कहते हैं। क्लियर है? वो खनिज या अयस्क जिसमें मिट्टी, रेत, ऐसी जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उनको गैंग कहते हैं, ठीक है। अब है बेटा धात्विकी। धात्विकी क्या है? धात्विकी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? अयस्क से धातु को निकालने का प्रोसेस धात्विकी कहलाता है। किसी चीज़ का अयस्क है हमारे पास सिल्वर का अयस्क है, चांदी का या कॉपर का अयस्क है, उसमें से आप धातु जब तक निकालते हो वो पूरा प्रोसेस जो है वो धात्विकी कहलाता है। बेटा इसका ना कुछ क्रम है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण होगा। उसके बाद है सांद्रित अयस्क से धातु की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो अशुद्ध से शुद्ध धातु की परिष्करण द्वारा प्राप्ति होगी, मतलब जो भी धातु में मिली है वो अशुद्ध रूप में होगी, फिर से उसे हम शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए पहला देख लीजिए, सक्रियता श्रेणी में निचली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में निचली धातुएं, निचली धातु मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लो रिएक्टिव या अनरिएक्टिव, ठीक है। उन धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं? तो जो उनके अयस्क होते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया था कि वो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में होते हैं। तो इनके अयस्क को आप वायु में गर्म करोगे, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा है, देखो, सिनेबार से मरकरी की प्राप्ति। सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क है, ठीक है। अब यहाँ से मरकरी हमें कैसे मिलती है? तो पहले जो ये है मरकरी है, ये सल्फाइड की फॉर्म में रहता है HgS, ठीक है। इसे आपने गर्म किया तो ऑक्साइड बन गया, ये बन गया HgO। फिर इसे और गर्म करा, फिर वो O भी हट गया, फिर ये बन गया Hg, ठीक है। फिर उसको हम शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कॉपर सल्फाइड से कॉपर की प्राप्ति। तो कॉपर भी सल्फाइड की फॉर्म में रहता है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बना Cu2O और SO2। फिर इसके बाद वही Cu2O फिर से इसमें रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन हुई और उसको जब हीट किया तो बना कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉपर के अयस्क से मिल जाएगा। ये किसके बारे में बात हो रही थी अभी तक ये बारे में बात हो रही थी जो निचली धातु हैं, जो थोड़ी कम रिएक्टिव है। अब हम बात करेंगे सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो मध्य में है ना, जो बीच में है, उनका हम निष्कर्षण कैसे लेते हैं। तो देखो इन्होंने लिखा, धातु को ऑक्साइड के अयस्क से प्राप्त करना सुलभ होता है, सरल होता है, ठीक है। इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो ऑक्साइड अयस्क हैं
इससे किसी भी चीज़ को निकालना आसान होता है, इसीलिए जो किसी धातु के सल्फाइड के या कार्बोनेट के एस्क हैं उनको भी पहले क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब चलते हैं हम आगे। अयस्क को वायु में अधिक ताप पर गर्म करना। वायु में हम रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने दे रखा जिंक सल्फाइड है ZnS, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये प्रक्रम भर्जन कहलाता है। तो याद रखिएगा, वायु में अधिक ताप पे गर्म करने को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना। अगला प्रोसेस है कि जो अयस्क है उसको हम सीमित वायु में, मतलब एक मॉडरेट एयर में रखेंगे, तो ताप ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है जिंक कार्बोनेट, और जब इसका हमने गर्म किया तो क्या होगा, ZnO बना और CO2 बना। ये इस प्रक्रम को कहते हैं निस्तापन। ठीक है, ऊपर था भर्जन, नीचे था निस्तापन। अब है धातु ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, धातु ऑक्साइड के अपचयन में क्या है, इन्होंने कहा कि कोयला प्रयोग करके अपचायक के रूप में कोयला, मतलब ये जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन करेगा, जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये है धातु ऑक्साइड का अपचयन। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया करके अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करने में किया जाता है। यानी कि क्या है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो क्रियाशील धातुएं हैं उनके यौगिकों से विस्थापित करने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, जैसे ये है MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें हमने एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई तो मैंगनीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम जो है उसकी ऑक्सीजन लेके Al2O3 की फॉर्म में अलग हो गया। ऐसे ही दूसरा भी है Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड को हमने कैल्शियम से रिएक्शन कराई तो आयरन अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गई और साथ में लिया हमें हीट। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में लोहा गलित रूप में प्राप्त होता है। कहाँ की बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है। जो Fe2O3 वाला प्रोसेस है ना, इसमें जो आयरन प्राप्त होता है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है और इस प्रक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया बेटा नाम से आती है थर्मिट रिएक्शन कि क्या होता है। तो थर्मिट रिएक्शन आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, कि आयरन ऑक्साइड है, उसकी एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई, हीट दिया, ठीक है, तो उससे आयरन अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और हीट अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आयरन मिलता है हमें वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है, इसी को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटे धातु जो सक्रियता श्रेणी थी, इसके शीर्ष में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है उनका क्या करना है। तो इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। मतलब ये कार्बन से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं करते, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। सोडियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि NaCl है ना। सोडियम का जो गलित क्लोराइड है वो नमक ही तो है, नमक पानी है। तो इसको जब आप देखोगे, इसका विद्युत अपघटन करोगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह के पश्चात कैथोड पर सोडियम निक्षेपित हो जाता है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। मतलब ये जो ऊपर बनाया था NaCl जो है, NaCl को हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो जो ऋणावेशित है उस पर सोडियम चला जाएगा और जो धनावेशित है उस पर क्लोरीन चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है धातुओं का परिष्करण। अभी आपको अलग अलग तो मिल गए, अब इनकी क्लीनिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों व अपघटन के विद्युत अपघटनी परिकरण द्वारा हटाया जा सकता है। शुद्ध कॉपर को इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है या जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित प्रयुक्त होते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि किस किस तरह के से होगा। ठीक है,
तो इन्होंने लिखा है जी एनोड जो है वो उसमें अशुद्ध कॉपर की छड़ लगेगी, कैथोड जो है उसमें शुद्ध कॉपर की छड़ लगेगी। ठीक है, और इनका होगा विद्युत अपघटन। अब देखिए ये है विद्युत अपघटन। ठीक है, उसके बाद है विलयन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिया है। उसके बाद हम इसमें विद्युत प्रवाहित कर देंगे। तो विद्युत प्रवाहित करने के पश्चात एनोड में अशुद्ध धातु जो है वो विद्युत अपघटन में घुल जाएगी और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर जो है वो विद्युत अपघटन से कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को एनोडीकरण इसको भी कहते हैं। ठीक है, अविलय अशुद्धि एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें नहीं घुल रही हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जो इनसॉल्युबल हैं, जो घुल नहीं रही हैं, वो एनोड नली पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एनोड पंख। ठीक है, ये भी नाम से आता है। अब ये सब था कैसे कि धातुओं के बारे में, क्या कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे उसको शुद्ध करना है, कैसे उसके ऑक्साइड से सल्फाइड से उसको अलग करना है, ये सब धातु के बारे में था। अब है बेटा संक्षारण। संक्षारण में क्या है कि धातुएं अपने आसपास किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने पर उनका अगर कलर चेंज हो जाए, उनकी अगर क्वालिटी चेंज होती है, तो फिर उसे हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो इसमें अलग अलग धातुओं के बारे में बताया। जैसे पहला है सिल्वर। तो सिल्वर क्या करती है, ऑक्सीडेशन नहीं होता इसका, ये क्या करती है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है और फिर बनाती है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और वो वस्तु जो होती है वो काली हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब पायलें पहनती हैं आपकी मम्मी, तो वो कुछ टाइम बाद काली हो जाती हैं। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर सल्फाइड बनाता है और उससे वस्तु काली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है लोहा। लोहा क्या है, आर्द्र वायु में यानी कि नमी वाली वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, तो वायु और आर्द्रता लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये लोहे के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद है कॉपर। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर कहते हैं कि आर्द्र कॉपर सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा कॉपर और फिर उस पर कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, अब है कि इन संक्षारण से बचा कैसे जाए। तो संक्षारण से सुरक्षा, लोहे को जंग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो पेंट लगा सकते हैं, उससे फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यशद लेपन करिए। यशद लेपन क्या होता है बेटा, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन की चीज़ों पर, उसे हम यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन द्वारा कभी कभी क्रोमियम की भी चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण मैंने आपको बता दिया है, एनोडीकरण लिखा है इसमें मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है, ये लिखा है। तो एनोडीकरण भी जैसे बेसिकली जो एनोडीकरण है वो एल्यूमिनियम का ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वो है आपका एल्यूमिनियम, उसके ऊपर ऑक्साइड की हम लेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि उसका और ज़्यादा संक्षारण ना हो। तो अगला पॉइंट है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसे हम यशद लेपन कहते हैं। उसके बाद का कॉन्सेप्ट बेटा आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, देखो मिश्र धातु या तो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनेगा, या धातु और धातु दोनों से मिलकर भी बन सकता है, लेकिन बस मिश्रण जो है इनका वो समांगी होना चाहिए। ठीक है, ये मिश्र धातु होती है। और मिश्र धातु की जरूरत क्यों पड़ी, देखो सूक्ष्म मात्रा में कार्बन का मिश्रण करने पर लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। जो सॉफ्ट आयरन है, जो लोहा है, वैसे वो जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब हम कार्बन मिला देते हैं तो लोहा जो है वो कठोर और बहुत प्रबल हो जाता है। दूसरा है लोहे में निकेल और क्रोमियम मिश्रित करने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। यानी कि लोहे में हम निकेल मिलाएंगे, क्रोमियम मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा, जो कठोर एवं जंगरोधी होता है। ठीक है, तो उसके बाद है मरकरी। मरकरी को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर अमलगम निर्मित होते हैं। मरकरी को हम जब भी किसी और तत्वों के साथ जोड़ेंगे तो जो बन के आता है उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पीतल। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, इसमें कॉपर और
जिंक होते हैं, ठीक है, पीतल में। उसके बाद है बेटा कांसा। तो कांसे में क्या है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। कॉपर और टिन मिलके बनाते हैं कांसा, ठीक है। इन दोनों मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातु अपेक्षा कम होता है। तो जो मिश्र धातुएं हैं उनका गलनांक जो है वो कम होगा और जो शुद्ध धातु इसका गलनांक है ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या दे रखा है कि सोल्डर। सोल्डर क्या है, ये सीसा और टिन का मिश्र धातु है, यानी कि सीसे और टिन को मिला के बनती है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो सोल्डर आपने नाम सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि कौन कौन से मिश्र धातु किस किस चीज़ से बनी है, किस किस चीज़ के कॉन्टेक्ट में आने से बनी है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, ठीक है। और मुझे जो समझाने वाली चीज़ें थी वो यही थी, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अभी भी कोई डाउट हो फिर से कमेंट करें। मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसे देख लीजिएगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले चैप्टर्स की या मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मेरी वीडियो का पता नहीं चलता कि मैंने वीडियो डाल दी है, जब तक मैं किसी और मीडियम के थ्रू उनको नहीं बताती हूँ कि वीडियो डल गई है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपके जैसे बेटा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं है या जिनको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता या उनके कोई डाउट होते हैं, ठीक है। तो आप उनको ये लिंक शेयर भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोस का लिंक शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर टीचिंग वे में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है बेटा। Thanks for watching Josh Education.